हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 28 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और तीनों आर्टिकल आज के इंडियन एक्सप्रेस के हैं और तीनों बहुत अच्छे आर्टिकल आए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अनफिट इंडिया। रिसेंटली एक लैंसेट की न्यू रिपोर्ट आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस में आपको ये पूछा जा सकता है, मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है बिग रिफॉर्म पुश। इकॉनमी से रिलेटेड आर्टिकल है, यूनियन बजट पेश होने वाला है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशन होगी, क्या रिफॉर्म पुश किया जाना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है नॉट बाय अ सिंगल एग्जाम। एग्जामिनेशन क्राइसिस इंडिया में चल रहा है ना, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। लेकिन ये आर्टिकल अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में लिखना है और मेंस के आंसर में ये सजेशन देना है। ऐसे में भी काम आ सकता है और मेंस में भी आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार, अदरवाइज ये आर्टिकल हम ऐसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखिए, बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको दी गई होगी नीचे, मोर पे क्लिक करेंगे, या फिर आप जो है डायरेक्टली सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए और ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अनफिट इंडिया। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल में हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सो आर्टिकल क्या है, इंफॉर्मेशन और डेटा बेस्ड आर्टिकल है। जो डेटा है उसका एनालिसिस किया है, जो आपको मेंस में पूछा जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी के बैरियर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या बैरियर हैं जिसके कारण इंडिया के लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। यह एस्पेक्ट आपको मेंस में पूछा जा सकता है। जो डेटा होगा वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है क्योंकि प्रीलिम्स अभी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हो गया है। ओवरऑल थीम क्या है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन बढ़ते जा रहा है। अर्बन एरिया में इनिशियली हुआ करता था, अब रूरल एरिया में भी हो गया है। और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और उससे संबंधित कुछ बैरियर के बारे में चर्चा की गई है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है उस पर भी बात करेंगे। पूरा एक मेंस का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। ठीक, कई रिपोर्ट रिलीज हुई है जो कि ये क्लेम कर रही है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बर्डन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। स्टडी आफ्टर स्टडी आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि जो लाइफस्टाइल है और ओबेसिटी है, इसके कारण लोगों को अनेक तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हो रही है, जैसे कि हार्ट से संबंधित कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़, इसके अलावा हाइपरटेंशन। इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का बर्डन लगातार बढ़ते जा रहा है और इससे होने वाली जो डेथ है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इनिशियली इस तरह की प्रॉब्लम सिर्फ अर्बन एरियाज़ में होती थी, रूरल एरिया में इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी क्योंकि लार्जली जो रूरल पॉपुलेशन है वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर। लेकिन अभी अभी ये देखा जा रहा है कि रूरल एरिया में भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बढ़ते जा रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के प्रिवेलेंस इंक्रीज होते जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम होते जा रही है और इसके कारण क्या हो रहा है, आपके जो ओबेसिटी है वो बढ़ रही है और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो बर्डन है वो इंक्रीज होते जा रहा है। रिसेंटली लैंसेट ग्लोबल हेल्थ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें नया डेटा आया है, अकॉर्डिंग टू विच एन अलार्मिंग 57% ऑफ वुमेन एंड 42% मैन इन इंडिया फेल टू मीट WHO गाइडलाइंस फॉर सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब अगर हम महिलाओं की बात करें तो 57% इंडिया की महिलाएं ऐसी है जो कि जितनी फिजिकल एक्टिविटी, सफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी पर डे करना चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं और बाय एंड लार्ज इन्हें जो है अनफिट घोषित किया जा सकता है क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी उन्हें पर डे करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा प्रपोर्शन किसका है, महिलाओं का। 57% महिलाएं जो हैं अनफिट हो सकती हैं क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हैं। वहीं मैन में कितना है ये परसेंटेज, 42% है। तो अगर इसी तरीके से ये चीज़ें चलती रही, फिजिकल एक्टिविटी लोगों ने नहीं की है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की है और ये सारी चीज़ें अनचेक्ड रहती है, तो बाय 2030 लगभग 60% ऑफ इंडियन अडल्ट पॉपुलेशन जो है रिस्क
रिस्क में रहेगी ऑफ अ डिसीज लाइक कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट्स, डायबिटीज़ एंड इवन डिमेंशिया एंड कैंसर। ठीक, तो जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, अपना डेली दिनचर्या बेहतर नहीं करेंगे, तब तक के आपको बहुत सारी डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होने की संभावना है। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बैरियर्स की, जो कि रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते हैं, करना ज़रूर चाहते हैं। स्पेशली अर्बन एरिया में लोग चाहते हैं कि वो वॉक करने जाएं, है ना, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम जाएं या फिर कोई एक स्पोर्ट्स खेलें, लेकिन बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड बैरियर्स हैं जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब क्या क्या बैरियर हैं फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। ज़्यादातर देखेंगे तो कॉरपोरेट जो वर्क है उसमें लोग लगे हुए हैं, सिटिंग जॉब में ज़्यादातर लोग अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरिया का मैंने आपको बता चुका हूँ, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो वो उसके कारण सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। वैसे ही अर्बन एरिया में कॉर्पोरेट वर्क, सर्विस सेक्टर के कारण लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो चुकी है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, और उसके कारण जो है इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का बर्डन बढ़ते जा रहा है। दूसरा क्या है यार, सोशो कल्चर फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो महिलाएं हैं, है ना, वो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स के कारण ये सोच रही हैं कि यार बाहर जाना सेफ़ नहीं है ना, वॉक करना तो चाहती हैं लेकिन बाहर सेफ्टी नहीं है। रात में अगर वॉक करना चाहें सब घर का काम कर करके तो 9-10 बज जाता है, उसके बाद जो है उनके लिए बाहर निकलना सेफ़ नहीं है, सेफ़ एनवायरनमेंट ना होने के कारण वो वॉक नहीं कर पा रही, तो फिजिकल एक्टिविटी उनकी जो है नहीं हो पा रही है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, बहुत सारी महिलाओं की ये मिथ है कि जो हम घर का काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी हो जा रही है, जबकि वो सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ महिलाओं के लिए फिटनेस सेंटर हमें देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, पुरुषों के लिए फिटनेस सेंटर होते हैं, वहाँ महिलाएं उतना सेफ फील नहीं करती, उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक फिटनेस सेंटर बहुत रेयर और कम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो अवेयरनेस है, टायर्डनेस है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, मेंटली इतना थक जाते हैं कि फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी कमी सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि जिम और फिटनेस सेंटर की बात करें, है ना, बड़े शहरों में तो मिल जाएगा, छोटे शहरों में नहीं है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं यार, अफोर्डेबल नहीं होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अगर इंडियंस की बात करें तो जिम और फिटनेस सेंटर में 1000 रुपये महीने का देना इतना मतलब ज़्यादा लगता है कि लोग सोचते हैं कि यार इससे अच्छा मैं घर पे ही कर लूँगा, फिर घर पे हो नहीं पाता है। इसके अलावा बाहर निकल के वॉक करना भी इतना ईजी नहीं है, जैसे कि बाहर दिल्ली में निकलो तो सीधे पॉल्यूशन हो जाता है, यार लगता है यार इससे अच्छा घर पे ही रहते हैं, कहाँ बाहर घूमने जाएंगे, घर पे ही थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ना उतरना कर लेते हैं, पर घर पे कुछ भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो फुटपाथ्स है वो भी ब्रोकन है ना, तो कभी भी कोई भी गाड़ी चला सकता है, आप चल रहे हैं पैदल और कोई ने फालतू में गाड़ी चला दिया, है ना, सलमान भाई कोई भी कर सकता है ये। नेक्स्ट क्या है आपका, ओपन सीवर्स भी खुले हुए हैं, पोथ होल्स बने हुए हैं रोड में, चलते चलते गिर गए, है ना, तो ऐसी न्यूज़ें आती तो लोग क्या सोचते हैं यार इससे अच्छा कि घर पे ही रहते हैं, फालतू में चलते चलते वॉक करते करते ही पता चला ऊपर हो लिए। नेक्स्ट क्या है, एरेटिक ट्रैफिक बहुत है, एक जगह से दूसरी जगह वॉक करने जा रहे हैं और सिग्नल ही सिग्नल आते हैं और लोग अपना रोड में चले जा रहे हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि सिग्नल ही क्रॉस नहीं हो पा रहे। तो ये सारे क्या हैं, बैरियर्स हैं फिजिकल एक्टिविटी के लिए, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में। इन सारे बैरियर्स के कारण जो फिजिकल एक्टिविटी है वो लोगों की हो नहीं रही है, इनफैक्ट जो लोग करना भी चाहते हैं वो भी इन बैरियर्स के कारण नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए क्या किया यार, सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था 2019 में, ताकि जो फिटनेस है ना, उससे रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, लोगों में स्प्रेड की जाए अवेयरनेस रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, योगा एंड मेडिटेशन, ताकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन है उसको हम क्या करें, उसको कंटेन कर सकें। चीज़ें क्लियर है। इसके लिए और क्या किया जा सकता है, WHO का कहना है कि पूरी सोसाइटी को, है ना, एज अ वन अप्रोच लेना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा कि भाई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे अपने जीवन का दिनचर्या बनाना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, इस तरह की एक्टिविटी हर दिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन बढ़ता चला जाएगा। बेहतर रोड फैसिलिटी, है ना, फुटपाथ अच्छे बनाना ज़रूरी, जिम फैसिलिटीज़, और इसके साथ साथ प्रॉपर रोड हो, पोथोल्स ना हो, पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल हो, महिलाओं के लिए सेफ्टी हो, ये सारी चीज़ें होगी तो जो फिज़िकल एक्टिविटी बैरियर है वो कम होंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर पाएंगे, जीवन बेहतर कर पाएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है बिग रिफॉर्म्स पुश। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से फिस्कल काउंसिल के बारे में बात करेंगे। फिस्कल काउंसिल NK सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, अभी तक के इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। फिस्कल काउंसिल क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी, प्री में आ सकता है यार। इसके अलावा जो आपका ओवरऑल आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, थीम क्या है, यूनियन बजट 24-25 है ना। तो इस साल ऑलरेडी 24-25 का बजट आ चुका है, आप बोलेंगे है ना। फरवरी में आया था, वो अंतरिम बजट था, सरकार जाने वाली थी, इसलिए जो बजट था वो इंतरिम बजट आया था। उसमें बहुत बड़े चेंजेस नहीं किए गए थे, उसमें मेनली वोट ऑन अकाउंट 4 महीने का ले लिया गया था एक्सपेंडिचर करने के लिए। अब जुलाई में जो बजट पेश होगा वो मेन बजट पेश होगा 24-25 का, और ये बजट जो है ये टोन सेट कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स और फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूड करने की ज़रूरत है, उसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा की गई है ना। इस बजट में रिफॉर्म पुश करने की ज़रूरत है अलग अलग सेक्टर्स में, वो सारी चीज़ें इस आर्टिकल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। किस तरीके से भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है, इस आर्टिकल में वो चीज़ें, वो पॉइंट्स जो है एड्रेस करने की कोशिश की गई है। चीज़ें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनियन बजट के बारे में, बैकग्राउंड है ना। आप जानते ही हैं हर साल जो है यूनियन बजट पेश किया जाता है, फरवरी में हर साल आता है, 2-3 महीने तक के बजट ही चलते रहता है, और इसमें जनरली स्टेटमेंट होते हैं कितना एक्सपेंडिचर किया जाएगा और कितना रेवेन्यू होने की संभावना है। बेसिकली जो आपकी फिस्कल पॉलिसी है वो कहाँ से डिसाइड होती है, बजट से डिसाइड होती है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री के अगर हम बजट की बात करें तो उसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस होता नहीं है। वेस्टर्न कंट्री ज़्यादातर कैपिटलिस्ट है, वहाँ पर मेनली जो गवर्नमेंट होती है उनका काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट करवाने का होता है। बाय एंड लार्ज वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उन पे सारा चीज़ें छोड़ दिया गया है, सरकार का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। इंडिया में क्या है, वेलफेयर गवर्नमेंट है ना, अपने यहाँ DPSP फॉलो किया जाता है, वेलफेयर सरकार है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्पेशली जो सोशो इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड के लोग हैं वो बजट पे ध्यान देते हैं। मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा बजट पे ध्यान देता है। हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बजट, क्योंकि किस फील्ड में कितना पैसा दिया जा रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में, ये देखा जाता है। रिसोर्सेस कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है, तो इसलिए बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा टैक्सेशन के बारे में तो हमारे मिडिल क्लास के लोग देखते ही रहते हैं कि यार टैक्स कितना ले रही है सरकार, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बजट का रेलेवेंस नहीं होता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ और कंट्री लाइक इंडिया जहाँ वेलफेयर होता है, बहुत ज़्यादा सरकार के द्वारा वेलफेयर किया जाता है, वहाँ बजट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कौन सी स्कीम को कितना पैसा मिल रहा है, कौन सी स्कीम में पैसा कम हुआ है, ये सारे एस्पेक्ट यूनियन बजट के थ्रू कवर किए जाते हैं। तो यूनियन बजट से जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो डिसाइड होती है, और उसके साथ साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है डिसाइड, और जो इकॉनमी है उसे स्टेबलाइजेशन करने के लिए भी पॉलिसी डिसाइड की जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं यूनियन बजट के। 2024-25 का जुलाई में बजट जो पेश होने वाला है उसमें लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के चलने की ज़रूरत है। जो बजट होगा उसमें इंडिया के लिए जो लॉन्ग टर्म विजन, जो गोल्स हैं सेट किए हैं, उसी पर फोकस करते हुए बजट बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखें तो 5 की एलिमेंट्स हैं जो कि राइटर कह रहे हैं जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है। पहला है ग्रोथ, GDP बढ़ाने पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है यार, है ना। जॉब्स नहीं हो रही हैं, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब नहीं आएगी तो फिर लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, है ना। हैव और हैव नॉट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कुछ लोग वेल ऑफ होंगे जो कैपिटलिस्ट में होता है, और कुछ लोग जिनके पास जॉब ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड हैं, वो लोग जो है फिर वेल ऑफ की तरफ देखेंगे और फिर रिबेल करेंगे। तो सोसाइटी में सोशल क्योस बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना सेकंड प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा आपका जो फैक्टर होगा वो है मैन्युफैक्चरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से एड्रेस कर सकते हैं। चौथा आपका फैक्टर है पब्लिक फाइनेंस, और 5वां अदर्स है, ठीक। तो ये 5 फैक्टर पर फोकस होना चाहिए आपका यूनियन बजट। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है लॉन्ग टर्म विजन सेट कर दिया है, विकसित भारत बनाएंगे 2047 तक, पर किस तरीके से आपकी ग्रोथ होनी चाहिए उस पर बात करना ज़रूरी है। आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल होना चाहिए, अनसस्टेनेबल होना चाहिए, इनइक्वालिटी वाली होना चाहिए, या फिर इक्वालिटी, सभी को ग्रोथ का बेनिफिट मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। ग्रोथ तो होना ही है, ये तो
जानते ही हैं हम कि ग्रो करेगा ही इंडिया तेज़ी से, लेकिन ग्रोथ कैसी होना चाहिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है अभी $2,500 है और 2047 तक इसे कहाँ पहुँचाना है, $14,000 के अराउंड पहुँचाना है। 2023 में अगर इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 9.2% से ये ग्रो हो रही है। नॉमिनल टर्म्स में हम बात करें, नॉमिनल टर्म्स का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन भी यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड है, जो प्राइस राइज हो रहा है वो भी इंक्लूडेड है ना। तो नॉमिनल टर्म्स में एज सच देखें तो बहुत तेज़ी से जो है आपकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन रियल टर्म्स में इतना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है, ठीक। लेकिन 9.2 नॉमिनल टर्म्स में जो बढ़ रही है वो एक अच्छा ग्रोथ है, और अगर हम इसे सस्टेन करते हैं फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स तो जो इंडिया है वो अपर मिडिल क्लास इनकम कंट्री बन सकती है बाय 2030 और हायर इनकम कंट्री बन सकती है बाय 2042। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप ग्रो करोगे, बिल्कुल इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन बाकी कंट्री भी तो ग्रो करेगी, तो जो रिलेटिव डिफरेंस है ना, वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैटर करेगा, है ना। बाकी कंट्री भी ग्रो कर रही है और इंडिया भी ग्रो कर रही है, रिलेटिव टर्म्स में इंडिया जो है और बाकी कंट्री के बीच में गैप कम होना चाहिए, ये अगला सवाल है, ठीक। तो हम यहाँ पर दो कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, जहाँ पर कैपिटा इनकम इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है, और इंडिया इस गैप को अगर कम करना चाहता है तो इंडिया को लगभग 8 से 10% की रियल ग्रोथ रेट चाहिए होगी। अगर ये रियल ग्रोथ रेट 8 से 10% नहीं होती है तो इंडिया को लगभग 25 साल लगेंगे इन दोनों कंट्री की पर कैपिटा इनकम तक पहुंचने में। तो ये जो गैप है इसको कंप्लीट करने में 25 साल बहुत ज़्यादा समय है ना। आपको क्या करना है, तेज़ी से इस गैप को ख़त्म करना है, उसके लिए इंडिया को लगभग डबल डिजिट क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। वो कहाँ से आएगा यार, वो आपका तभी आएगा जब आपके जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट कंजम्पशन स्ट्रांग होना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारे के सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जब तक ये फायर नहीं करेंगे तब तक कि आप डबल डिजिट ग्रोथ पर नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट किससे संबंधित है, थर्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ग्रो करती है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, ग्रो करेगा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर में 50% जनता है और सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी परसेंट जनता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना तेज़ी से ग्रो नहीं किया है। बेसिकली होना क्या चाहिए था, एग्रीकल्चर से सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आना था लोगों को और फिर मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस जाना था। इंडिया में क्या हुआ है, लोग एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पर तब पहुँचे नहीं है, जो लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया वो डायरेक्टली सर्विस सेक्टर में आ गए हैं, और मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी कहाँ है, एग्रीकल्चर में, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो हमें करना क्या है, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में लोगों को एब्जॉर्व करना है। उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ करवानी पड़ेगी। उसके लिए सरकार PLI स्कीम चला रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, उसके अलावा कई रेगुलेटरी और अलग अलग पॉलिसी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं MSME से रिलेटेड, जो आपको पिछली बार 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रिफॉर्म्स कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, इसमें रैपिड ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। लेबर इंटेंसिव क्यों यार, क्योंकि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में ही इंक्रीज़ होगी। कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है, जहाँ पर हाथ का इस्तेमाल है ना, जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, जिस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में, उस इंडस्ट्री को लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे कि आपकी टेक्सटाइल हो गई है ना, आपकी लेदर की चप्पल की हो गई, इसमें जो छोटे MSME हैं इसमें ज़्यादा लेबर को एब्जॉर्व करते हैं। अगर बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई तो वहाँ पर कैपिटल का यूज़ किया जाता है, मशीनरी का, इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लेबर कम लगेंगे, मशीन को चालू करने और बंद करने में, ऑब्जर्वेशन में लगेंगे, ठीक है। तो हमें लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना है। सरप्राइजिंगली इंडिया में ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए ज़्यादा जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा लेबर एब्जॉर्व नहीं हो पा रहे हैं, और बहुत सारे लेबर अभी भी एग्रीकल्चर में, तो इसे बदलने की ज़रूरत है, ठीक। इसके साथ साथ सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ही ग्रो करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करे, मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो करे, दोनों में लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना ज़रूरी है। चीज़ें क्लियर है, तो ये आपका सेकंड फैक्टर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स हैं वो सरकार को कंटिन्यू करना चाहिए। जो सरकार मेक इन इंडिया करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हो पाया, और अभी सरकार रिफॉर्म्स कर रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इससे रिलेटेड कई स्कीम चला रही है, वो कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है यार, पब्लिक फाइनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस में दो चीज़ें आती हैं, एक है
मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी ना प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ पूरा सिस्टमिक एनालिसिस करने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। आपने देखा होगा आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, उसमें एमपीसी बनाई गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, गवर्नर उसका मेंबर होता है। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है कि 3-3 वोट हो जाए तो फाइनली जो गवर्नर का वोट होता है वही फाइनल होता है ना, कास्टिंग वोट गवर्नर का होता है आरबीआई के। ठीक, तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है और प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है, स्टडी की जाती है, रिपोर्ट निकाली जाती है और उस रीज़न के बाद आपकी बाई मंथली पॉलिसी आती है। बताइए कि क्या करें, है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हर एक चीज़ का डिस्कशन होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जनरली क्या होती है, सिस्टमेटिक एनालिसिस के बाद आती है, जिसे हम साइंस बोल सकते हैं। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में साइंस अवेलेबल नहीं होती है। फिस्कल पॉलिसी किस पे डिपेंड करती है, पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है रेदर देन इकॉनमी। अगर इलेक्शन के पहले वाला साल का बजट है तो क्या होगा, पॉपुलिस्ट मूव होंगे, किसानों को 6,000 रुपये दे दिए जाए, ठीक है, स्कीम नई लॉन्च कर दी जाए, सबको अनाज फ्री में बांट, इस तरह के जो अनाउंसमेंट होते हैं वो पॉलिटिक्स बेस्ड अनाउंसमेंट होते हैं, है ना। इसके कारण हो सकता है कि फिस्कल बर्डन बहुत बढ़ जाए, जैसे कि प्रधानमंत्री न्याय योजना, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में लाई गई है, जिसमें हर इंसान को 7,000-8,000 रुपये महीने का दिया जा रहा है। इसमें फिस्कल बर्डन बहुत है, पॉपुलिज्म है ये एक तरीके से। ठीक, तो कांग्रेस की सरकार इस तरीके की चीज़ें क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है, लेकिन ये पॉलिटिक्स से ड्रिवन है रेदर देन इकॉनमी से। ठीक, इससे फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो बेसिकली अनसिस्टमेटिक, स्पेकुलेशन और पॉलिटिक्स बेस्ड होती है। जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिक एनालिसिस करने की ज़रूरत है और इसे साइंस का फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी है उसी तरीके से फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी साइंस बेस्ड या फिर प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही जो है करने की ज़रूरत है। तो ये यूनियन बजट है वो लॉजिक के साथ बनाए जाने चाहिए। अब हमने देखा है कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर आप देखेंगे तो फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि कोविड के कारण सरकार को बहुत लोन लेना पड़ा। ये 9% के आसपास हो गया था आपका फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल कंसोलिडेशन चालू कर दिया है सरकार ने, 5.56 के अराउंड जो है आपका फिस्कल डेफिसिट अभी है। 2003 में FRBM एक्ट लाया गया था। FRBM एक्ट के थ्रू क्या किया गया था, जो ओवरऑल आपका, है ना, स्पेकुलेशन या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती थी उसको रूल बेस्ड करने की कोशिश की गई ये एक्ट ला करके। सरकार क्या करेगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, कितना भी जो है आप लोन ले रहे हो, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते आप। मैक्सिमम 3% आपका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। स्टेट का मैक्सिमम 3% हो सकता है, सारे स्टेट का मिला के। केंद्र सरकार का मैक्सिमम 3% हो सकता है। ये FRBM के अंदर लिमिट सेट की गई। 2017 में फिर NK सिंह कमेटी बनाई गई। NK सिंह कमेटी ने फिर रिकमेंडेशन दी और उसमें कहा कि अगले 5 से 7 साल में 3% तक के फिस्कल कंसोलिडेशन अचीव कर लिया जाएगा। लेकिन कोविड आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, उसके कारण जो पाथ बनाया गया था फिस्कल कंसोलिडेशन का वो अचीव नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ NK सिंह कमेटी ने फिस्कल काउंसिल इस्टेब्लिश करने की बात की थी। फिस्कल काउंसिल का मेन रोल क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, तो जो FRBM रिव्यू कमेटी थी उसने इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल सेटअप करने का रिकमेंडेशन दिया था। जो आइडिया था फिस्कल काउंसिल के पीछे वो क्या था, टू सर्व बोथ एन एक्स आंटे रोल providing independent forecast in three macro variables like real, nominal GDP, growth, tax buoyancy, commodity prices। ठीक, तो फिस्कल काउंसिल का एक रोल तो ये था कि वो इंडिपेंडेंट फोरकास्ट करेंगे, है ना, कोई भी एक्टिविटी होने के पहले की चीज़ें फोरकास्ट की जाएगी कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कैसी है, फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है, क्या मतलब पूरा तरीके से जितने भी इंडिकेटर है सबका फोरकास्ट करेंगे। प्लस एक्स पोस्ट मॉनिटरिंग रोल, है ना, कोई भी एक्टिविटी हो गई उसके बाद मॉनिटरिंग करने का काम भी फिस्कल आपके काउंसिल करेगी कि ये एक्टिविटी करने से फिस्कल बर्डन कितना बढ़ेगा। और सरकार को इंडिपेंडेंट क्या देगी, रिकमेंडेशन देगी। बाइंडिंग होगी क्या रिकमेंडेशन, बिल्कुल नहीं, है ना, कोई भी कमेटी की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन परसेसिव होती है। रिकमेंडेशन जनरली मान लिया जाता है। ठीक, इसके अलावा जो फिस्कल काउंसिल है वो बताएगी कि कैसे जो है सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ अचीव कर सकती है, क्या गाइड टाइमलाइन होनी चाहिए, किस तरीके से ये सारी चीज़ें अचीव करना है। और इन केस अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड शॉक हो जाता है
या फिर किसी तरीके का नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो जो फिजिकल कंसोलिडेशन का पाथ है उससे किस तरीके से हम अलग जा सकते हैं। इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन भी कौन करेगा? फिजिकल काउंसिल करेगी, है ना। ये रिकमेंडेशन होने के बाद ही सरकार जो फिजिकल कंसोलिडेशन से पाथ से दूर है, जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, वो उस रास्ते में जा सकती है। तो बहुत अच्छा टाइम है कि फिजिकल काउंसिल को क्या करना चाहिए? इंट्रोड्यूस या फिर इस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि रूल बेस्ड चीज़ें हो सके। रूल बेस्ड चीज़ें, फिजिकल जो पॉलिसी है वो भी साइंस बेस्ड हो सके और इकोनॉमी कंसिडरेशन ज़्यादा हो रेदर देन पॉलिटिक्स। ठीक, तो इससे क्या होगा? ओवरऑल आपकी जो यूनियन बजट होंगे वो लॉजिकल और रीजनेबल बजट बनने लगेंगे। ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म, है ना। लॉन्ग टर्म गोल सोचते हुए सारे डिसीजन करने चाहिए रेदर देन शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मूव। ठीक, इसके अलावा जो आपका फिफ्थ एलिमेंट है उसमें क्या क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर मार्केट का डेवलपमेंट करना, है ना। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना, और इस बार दोबारा से रिफॉर्म लेकर आएँ तो सब पहले सबको ऑन बोर्ड लेकर आना ज़रूरी है। इसके अलावा हायर एजुकेशन पर फोकस करना ज़रूरी है। नीट जैसे एग्ज़ाम जो जिसमें लीक हो रही है, इस तरह की चीज़ें फिक्स करनी ज़रूरी है। हेल्थ आउटकम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है और एनवायरनमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आपके अदर एलिमेंट्स हो जाएंगे। इस पर भी सरकार को जो रिफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा किया है, लेकिन अभी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे नहीं हैं इंडिया में। स्पेशली जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड, इस पर भी कार्य करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आपका पूरा आर्टिकल हो जाएगा, जिसमें ये बजट में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात की गई है। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपको मेंस में कैसे आएगा? आपको पूछा जाएगा कि इंडिया डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करने के लिए क्या कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उसमें, कि इंडिया जो है अपना पब्लिक फाइनेंस इंप्रूव कर सकती है, फिजिकल पॉलिसी को साइंस बेस्ड पॉलिसी बना सकती है, सिस्टमेटिक एनालिसिस करने के बाद पॉपुलिस्ट मूव से दूर जा सकती है, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ यूनियन बजट को बनाया जा सकता है। ये सजेशन दे सकते हो। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, सर्विस सेक्टर में रिफॉर्म है, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ और आपका एजुकेशन, ये रिफॉर्म ज़रूरी होंगे। और आपका जो लास्ट होगा वो ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको मेंस में आंसर लिखना होगा। मेन आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं आर्टिकल को, ये इंपॉर्टेंट होता है ना। समझ में और समझाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आप एप्लीकेशन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है नॉट बाय अ सिंगल एग्जाम। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 एजुकेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रिसेंटली इंडिया में एग्जामिनेशन क्राइसिस देखने को मिला है। लगातार आपके हाई प्रोफाइल एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं, जैसे कि UGC नेट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, नीट एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जो कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट को एडमिशन कराने के लिए किया जाता है। तो लगातार इंडिया में एग्जामिनेशन क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है। इस एग्जामिनेशन क्राइसिस को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस दिए गए हैं। जनरली आपके जितने भी पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन 1 या 2 लाइन के होते हैं। ये आर्टिकल बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आप इस सॉल्यूशन को ऐसे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे में काफ़ी बड़ा पार्ट आपको सॉल्यूशन देना होता है। क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन के यार एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और वो क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशन आपका तो होगा नहीं। ऑब्वियसली आपके सॉल्यूशन की इतनी इज्जत नहीं है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा दिया हुआ उसको कोट करके वो सॉल्यूशन लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स फैच होंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन की बात की जाएगी कि किस तरीके से इंडिया के जो एग्जामिनेशन क्राइसिस है उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। हायर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरीके के रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू एग्जामिनेशन क्राइसिस। किस तरीके से ये नीट लीक और UGC नेट लीक और अलग अलग जो लीक हो रहे हैं पेपर, उसको रोका जा सकता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। कुछ इश्यूज़ हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले तो इंडिया में क्या होता है, हाई स्टेक्स एग्ज़ाम होती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज पे एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि JEE IIT में एडमिशन लेने के लिए होती है। पहले IIT का अलग पेपर होता था, उसके बाद NIT का पेपर अलग होता था, AIEEE, उसके बाद स्टेट का इंजीनियरिंग का अलग होता था। अब क्या कर दिया है, सबको क्लब कर दिया है और एक ही एग्ज़ाम होती है
जेई का, उसमें 2 पेपर होते हैं, है ना, मेंस एडवांस इस तरीके के पेपर होते हैं। तो 2 पेपर से अब बच्चों का पूरा भविष्य डिसाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से नीट एक सिंगल एग्ज़ाम होती है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उससे मिलते हैं। अगर आपने पीजी कर लिया है तो यूजीसी नेट दे सकते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए पेपर किए जाते हैं, जो कि हाई स्टेक पेपर होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में एजुकेशन लेने के लिए और इसमें एडमिशन पाने के लिए, जो कि एक पेपर आपका डिसाइड करता है। अब जब एक पेपर डिसाइड करेगा तो फिर जो कोचिंग सेंटर हैं वो फ्लरिश होना शुरू हो जाएंगे, चाहे सिविल सर्विस के हो, चाहे आप आईआईटी जेई की बात कर लें, जॉब से रिलेटेड हो कोचिंग सेंटर, या फिर आपके कॉलेज एडमिशन के लिए कोचिंग सेंटर हो, ये फ्लरिश होना शुरू हो जाते हैं। इनका मेन फोकस होता है एग्ज़ाम कैसे पास कराएं। इनका मेन फोकस आपको कंसेप्चुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग देना नहीं है, आपकी कंसेप्ट क्लियर कराना नहीं है। मेन इनका रोल हो जाता है कि रटो, किसी तरीके से रट लो, ये चीज़ें आ रही है लगातार, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेनली जो आपका कोचिंग सेंटर होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो बच्चों को पास कराना चाहते हैं और खूब प्रॉफिट भी इसमें कमा रहे हैं। तो यहाँ पर एक पूरा धंधा चालू हो गया है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप देख सकते हैं। दिल्ली में चले जाएँ तो यूपीएससी के लिए मिल जाएगा, कोटा में चले जाएँ तो आपको किसके लिए मिलेगा, आईआईटी जेई और नीट के लिए। चीज़ें क्लियर हैं। दूसरा इशू क्या है, जो एग्ज़ाम होते हैं यार वो एप्टीट्यूड के बेसिस पे भी नहीं होते, बड़े ही रेलेवेंट एग्जाम्स भी निकाल लिए जाते हैं, पेपर भी बड़े रेलेवेंट आते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस के देखें तो भी, इवन यूपीएससी का प्रीलिम्स भी उठा के देखें, 2023 का पेपर इतना ज़्यादा इलॉजिकल और फैक्चुअल को पेपर था जिसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक, तो पेपर का एप्टीट्यूड बेसिस नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा इशू है ना। बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं रट रटा के, और उसके बाद उनका एप्टीट्यूड नहीं होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, फिर वहाँ से वो क्या करते हैं, बोले इंजीनियरिंग नहीं करना, हमसे नहीं बन रही, हम नहीं कर पाएंगे, और फिर वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं कॉलेज में। तो दूसरा इशू ये हो जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, उसके बावजूद भी वो किसी भी फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पर्टिकुलर फील्ड का एप्टीट्यूड चेक नहीं किया जाता, पता नहीं रहता लोगों को कि वहाँ पढ़ना क्या है, पेपर में वो सारी चीज़ें आती नहीं है, बस ऐसे ही मेंटल एबिलिटी टेस्ट ले लिया, ख़त्म बस। तो इस तरीके से टेस्ट लिए जा रहे हैं, ये दूसरा इशू है। थर्ड क्या है, स्कूल यार, स्कूल आपका जो स्कूल का परफॉर्मेंस है उसको पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। एक पेपर ले लिया आईआईटी जेई का, नीट का, उससे डिसाइड हो जाता है बच्चा अच्छा है या बुरा है। अब मान लीजिए बच्चा 85% का हो मेरी तरह, क्लास में हमेशा जो है हर टीम का कैप्टन हो मेरी तरह, है ना, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ओवरऑल मतलब एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी हो, लेकिन इतना अच्छा ना हो कि उसके 95 या 98% आ रहे हो, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हो, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन उसे जज कैसे किया जाएगा, एक आईआईटी जेई के पेपर से। अगर नहीं हुआ तो उसको फेलियर में कंसिडर किया जाएगा, जो कि हमने कई बार चर्चा भी की है। तो 11th-12th की जो एजुकेशन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चे का, उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। तो ये थर्ड इशू है जो अभी एग्ज़ाम लेवल क्राइसिस है उसका। नेक्स्ट क्या है, जो स्कूल में 10th और 12th बोर्ड होती है वो भी सही नहीं है यार, हर स्टेट की अलग अलग है, अलग अलग कोर्सेज, एमपी का अलग, महाराष्ट्र का अलग, सीबीएसई का अलग, सारे बच्चों को आप जो है कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन का परसेंटेज से हम किसको किस तरीके से जज करें। सीबीएसई में सबके 10 आउट ऑफ 10 आने लग गए, और अब एमपी बोर्ड में देखें या महाराष्ट्र बोर्ड में देखें तो बहुत सारे बच्चे जो है 90% ही हाईएस्ट है। तो फिर आप कंपेरिजन कैसे करेंगे। तो वन बोर्ड वन नेशन का एक बहुत बड़ा इशू है, और जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें कितना घपला होता है वो भी हम जानते हैं ना, बहुत चीटिंग और ये सारी चीज़ें होती है। और लास्ट इशू क्या है, लार्ज स्केल पे इनएबिलिटी टू कंडक्ट एन एग्ज़ाम, है ना। एनटीए जो है इस्टेब्लिश किया गया था ताकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो सके, पेन पेपर वर्क ख़त्म हो जाए, पेपर लीक के झंझट खत्म हो जाए, पर इससे कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी पेन और पेपर ये सारी चीज़ें चल रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी भी नहीं हो रही है, और इसके कारण जो है ना ऑल इंडिया लेवल पर क्या नहीं हो पा रहा है, जो एग्ज़ाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक और ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो ओवरऑल ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड और बच्चों के करियर से रिलेटेड। नाउ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, राइटर ने क्या प्रपोज किया है सॉल्यूशन वो देख लेते हैं। राइटर यार कोई हल्का आदमी नहीं है ना, सुब्रमण्यम जी हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, जो कि एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। इसके अलावा भट्टाचार्य जी जो कि कोल इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, उनके द्वारा सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो सॉल्यूशन को हल्के में नहीं लेना है ना, आप कोड भी कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपके ब्यूरोक्रेट्स ने, है ना, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ने दिया है। अकॉर्डिंग टू वन फॉर्मर ब्यूरोक्रेट दिस इज द प्रपोज सॉल्यूशन, ऐसे लिखोगे थोड़ा ज़्यादा वेटेज आपके आंसर का बढ़ जाता है। ठीक, क्या सॉल्यूशन दिया है इन्होंने, किस तरीके से असेसमेंट होगा, 3 स्टेज असेसमेंट की बात की है। फर्स्ट क्या है,
40% weightage could be assigned to 8 quarterly academic assessment over 2 years conducted online using a standardized question bank। क्या कह रहा है कि 11वीं और 12वीं में आपको क्या करना है, 4 ऑनलाइन टेस्ट 11वीं में लेना है और 4 ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट 12वीं में। इसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज आप टेस्ट ले पाएंगे। इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का एनालिसिस किया जाएगा। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम यूज़ करा जाए, जिसके थ्रू अगर थोड़ा भी माइन्यूट भी अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो पता चल जाएगा और उसकी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी। इसमें यह रहेगा कि ओवरऑल जो है आप एक लंबे पीरियड तक बच्चे को असेस कर पाएंगे, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को असेस कर पाएंगे, उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को असेस कर पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि किसी एक दिन खराब चला गया तो बच्चे का पूरा करियर ख़त्म। 8 अलग अलग टेस्ट, चीज़ें क्लियर है। कभी हो सकता है ख़राब भी चला गया, किसी टेस्ट में अच्छा चला जाएगा, तो ओवरऑल बच्चा इंप्रूव कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 40% weightage could be assigned for social and professional aptitude. To ascertain this, we propose 2 6 weeks long internship with select institute connected with the subject of study. तो जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड इंटर्नशिप करने की यहाँ बात की जा रही है ना। जैसे कि इकॉनमी के बच्चे हैं तो इकॉनमी से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं और इंटर्नशिप कर सकते हैं, उससे उनका एप्टीट्यूड डेवलप होगा। इसके साथ साथ एनएसएस और एनसीसी में मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी प्रपोज किया गया है ताकि उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो और इससे उन्हें 40% मार्क्स दिए जाएंगे। जो नीट और जेईई एग्ज़ाम है उससे केवल 20% वेटेज उसे असाइन किया गया है ना। तो आप फाइनली जो एग्ज़ाम कराएंगे नीट और जेईई की, उसमें टोटल वेटेज कितना है, ओनली 20%। ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी, साल में 2 बार की जाएगी और जो बेस्ट स्कोर होगा बच्चों का इन 2 पेपर में उसे चूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेप असेसमेंट की यहाँ पर बात की गई है। ठीक, और ओवरऑल जो एग्ज़ाम है उसको कराने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है ताकि लार्ज लेवल पर ये एग्ज़ाम कराई जाए, जो एनटीए अभी नहीं करवा पा रहा है। एक बढ़िया सी रोबस्ट क्वेश्चन बैंक तैयार करिए, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड एआई बेस्ड प्रॉक्टरिंग एक एल्गोरिदम तैयार करिए, जिससे अगर माइन्यूट डिस्क्रिपेंसी भी होगी तो भी फ्रॉड डिटेक्शन हो जाएगा, जिससे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जो क्वेश्चन बैंक है वो सारे टीचर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा और आईटी एल्गोरिदम के थ्रू क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल सेट किया जाएगा और उसी हिसाब से हर बच्चे को उसी प्रपोर्शन में जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे डिफ़िकल्टी के हिसाब से बच्चों को दिया जाएगा। तो सारे बच्चों को सेम डिफ़िकल्टी के लेवल क्वेश्चंस जो है फेस करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का झंझट, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक, तो आईटी सिस्टम का प्रॉपर यूज़, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करेंगे तो हम लार्ज स्केल पर ये एग्ज़ाम्स करा सकते हैं और जो एग्जामिनेशन क्राइसिस है उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो सिस्टम है वो वापस स्कूल पर फोकस ले आएगा और जो बच्चे हैं उनको कोचिंग से दूर करेगा, फेलियर से दूर करेगा, डिप्रेशन से दूर करेगा, एंजाइटी से दूर करेगा और जो हमारे यंग बच्चे हैं जो सुसाइड कर रहे हैं वो भी नंबर कम हो जाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप लिखिए सॉल्यूशन को और इसे अपने मेंस के आंसर में लिख के आइए यार, है ना। प्रॉपर ये 3 स्टेज सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। होपफुली सारा आर्टिकल क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।